Hello everyone. This is class 9 history chapter 1 The French Revolution. तो ये जो चैप्टर है वो उसको 6 sections है. French society during the late 18th century, the outbreak of revolution, France abolishes monarchy and becomes republic. Did women have a revolution? The abolition of slavery, the revolution and everyday life. तो इस पार्ट में हम लोग पहले के 2 सेक्शंस को कवर करेंगे. सो फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी. तो सबसे पहले रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सो पॉलिटिकल चेंज बाय लॉट्स ऑफ पीपल इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. मतलब कोई पॉलिटिकल चेंज होना बहुत सारे पीपल के द्वारा या फिर उनके वजह से एक छोटे से मतलब बहुत कम पीरियड ऑफ टाइम में एक बहुत बड़ा सा पॉलिटिकल चेंज होना, तो उसे हम लोग कहते हैं रिवॉल्यूशन. तो अब ये है फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि फ्रांस का कोई रिवॉल्यूशन. तो अब हम पढ़ेंगे फ्रांस के बारे में. तो फ्रांस का राजा वो था लुइस 16 who belonged to Bourbon family, Bourbon dynasty. He was made the king in 1774 and at the age of 20 he got married to the Queen of Austria, Marie Antoinette. तो वो 1774 में फ्रांस का किंग बना था और एट द एज ऑफ 20 उसकी मैरी एंटोइनेट से शादी हो गई थी. तो इसका मतलब फ्रांस की जो क्वीन है वो है मैरी एंटोइनेट. फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ द फ्रांस. तो जब लुइस 16 किंग बना था ना, तब जो ट्रेजर थी ना फ्रांस की वो एकदम ही खाली थी. तो वो क्यों थी खाली? सो ड्यू टू द वॉर्स. फ्रांस को वॉर्स करना बहुत पसंद था. वो लोग इतने सारे वॉर्स करते थे जिसकी वजह से उनका जो ट्रेजर है उसका जो मनी है वो बहुत कम होता गया. कॉस्टिंग एंड मेंटेनिंग द इमेंस वर्साइलाइज पैलेस. देख वर्साइलाइज पैलेस है वो एकदम इतना लग्जरियस, इतना बड़ा, इतना ब्यूटीफुल है. तो उसको कॉस्टिंग उसकी मेंटेनिंग करना उसमें बहुत पैसे जाते हैं. फ्रांस हेल्प 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन. तो फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलाया था कॉमन एनिमी ब्रिटेन से. वॉर लड़ के उनको इंडिपेंडेंस दिलाया था. Due to which they got a debt of 2 billion livres. 2 billion livres. तो वहाँ पे लिवरेज यानी कि ये एक यूनिट ऑफ करेंसी है. जैसे इंडिया में रुपीस होती है वैसे फ्रांस में लिवरेज होता था. तो उनके ऊपर 2 बिलियन लिवरेज की डेप्ट चढ़ गई थी यानी कि कर्जा चढ़ गया था. Lenders who gave money to government had increased the interest to 10%. तो जो लोग उनको पैसे दे रहे थे, लेंडर्स जो उनको पैसे दे रहे थे गवर्नमेंट को, उन्होंने उनका जो इंटरेस्ट है वो 10% तक इंक्रीज कर दिया. गवर्नमेंट के खुद के भी कुछ मतलब उनके भी कुछ कॉस्टिंग्स होती थी. तो गवर्नमेंट हैड टू पे वेजेस टू द ऑफिसर्स, स्वीपर्स, द वन हु मेंटेन द यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा. तो इतने सारे उनका मतलब उनके जो पैसे वो खर्च होते जाते थे कि उनका जो ट्रेजर है वो पूरा खाली हो गया. टू मीट द एक्सपेंसेस एंड टू पे द डेप्ट ऑफ मोर देन 2 बिलियन लिवरेज द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज द टैक्सेस. उनको टैक्स इंक्रीज करना पड़ा. अब क्वेश्चन ये होता है कि अभी टैक्स पे कौन करता है? तो जो फ्रांस की सोसाइटी है ना वो 3 चीज़ों में बट गई है. तो जैसे इंडिया में कास्ट हुआ था ना, लोअर कास्ट, अपर कास्ट, वैसे ही फ्रांस में एस्टेट होते हैं. तो फर्स्ट एस्टेट यानी कि क्लर्जी यानी कि प्रीस्ट लोग जो चर्च में काम करते हैं वो होते हैं हमारे क्लर्जी. सेकंड एस्टेट यानी कि नोबिलिटी यानी कि राजा महाराजा पूरी यानी कि मंत्रीगण कहते हैं ना हम लोग, मंत्रीवर, वो सब आ गए हमारे सारे सेकंड एस्टेट में, नोबिलिटी में. और थर्ड एस्टेट यानी कि जो लोग क्लर्जी और नोबिलिटी नहीं है वो सारे हमारे थर्ड एस्टेट है, अदर पीपल्स. तो अब हमारा क्वेश्चन ये था कि टैक्स कौन पे करता है.
सो 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इज थर्ड एस्टेट, मतलब फ्रांस की जो 90% ऑफ द पॉपुलेशन है वो सारी की सारी थर्ड एस्टेट ही है. 60% ऑफ द लैंड बिलोंग्स टू क्लर्जी. क्लर्जी लोगों को 60% ऑफ द लैंड मिलता है. क्लर्जी यानी कि हमारे फर्स्ट एस्टेट. देयर आर मेनी पीपल हु डू नॉट हैव लैंड, यानी कि जो 90% की जो पॉपुलेशन है उसमें जो थर्ड एस्टेट पीपल है उसमें से ऐसे बहुत सारे फार्मर्स है जिनके पास लैंड ही नहीं है. क्लर्जी एंड नोबिलिटी हैड द फ्रीडम ऑफ नॉट पेइंग द टैक्स. तो क्लर्जी और नोबिलिटी यानी कि क्लर्जी यानी कि प्रीस्ट और नोबिलिटी यानी कि राजा महाराजा, तो उन लोगों को ये इजाज़त थी कि आप टैक्स नहीं पे करोगे तो भी चलेगा. ओनली द थर्ड एस्टेट हैव टू पे द टैक्स. सिर्फ थर्ड एस्टेट वालों को टैक्स पे करना पड़ता था. तो हमारा जो क्वेश्चन था दैट हु हैड टू पे द टैक्स, तो ओनली थर्ड एस्टेट हैड टू पे द टैक्स. प्रिविलेजेस गिवन टू फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट. तो अब क्या क्या प्रिविलेजेस दिया गया था फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट को. तो सबसे पहला आता है थाई फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेस. दे हैड द फ्रीडम ऑफ नॉट पेइंग द टैक्स. हम लोगों ने पढ़ा उनको टैक्स पे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी. थर्ड एस्टेट पीपल हैड टू वर्क फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट पीपल. तो फर्स्ट एस्टेट यानी कि क्लर्जी और सेकेंड एस्टेट यानी कि राजा महाराजा. तो थर्ड एस्टेट यानी कि जो भी गरीब लोग होते हैं, जो भी शॉपकीपर्स, बेगर्स, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, जो भी बाकी होते हैं ना क्लर्जी और नोबिलिटी में, उन सब लोगों को क्लर्जी और नोबिलिटी के लिए काम करना पड़ता था. रिसीव्ड टैक्स फ्रॉम द थर्ड एस्टेट कॉल्ड थाई. तो जो क्लर्जी लोग होते हैं ना वो लोग थर्ड एस्टेट से टैक्स लेते हैं, जिसे कहते हैं थाई. तो एक तो ये लोग गवर्नमेंट का भी टैक्स भरते हैं, फिर लोग क्लर्जी लोगों को भी टैक्स देते हैं, फिर उनके नॉर्मल खाने पीने में भी जैसे सॉल्ट का टैक्स होता है वो सब भी टैक्स पे करते. तो कितना उनको टैक्स पे करना होता है वो उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है. सो थाइज tax paid by the third estate to the first estate, in which they paid 10% of their harvest. This was the indirect tax. तो जो थर्ड एस्टेट पीपल होते हैं उन लोगों को फर्स्ट एस्टेट वालों को अपना हार्वेस्ट का 10% देना पड़ता है. थर्ड एस्टेट यानी कि जो गरीब लोग हो गए और फर्स्ट एस्टेट यानी कि क्लर्जी, प्रीस्ट लोग. तो प्रीस्ट लोग गरीब लोगों से उनका हार्वेस्ट का 10% लेते हैं. थाई इज अ टैक्स, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो उसके थ्रू ये लोग उनके हार्वेस्ट का 10% लेते हैं. दूसरा होता है टाइले, द टैक्स विच वॉज डायरेक्टली पेड टू द किंग. दिस वॉज द डायरेक्ट टैक्स. तो एक तो था इनका इनडायरेक्ट टैक्स विच वॉज थाई, दूसरा होता है इनका डायरेक्ट टैक्स विच इज टाइले. तो उनको टाइले भी एक पे करना पड़ता है जो गवर्नमेंट को, किंग को पे करना पड़ता है, और ये उनको होता है इनका डायरेक्ट टैक्स. ये दोनों टैक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रख लेना. पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस. अब फ्रांस की पॉपुलेशन क्या थी? सो इन द ईयर 1715 उनकी पॉपुलेशन थी 23 मिलियन, और 1789 में उनकी पॉपुलेशन हो गई 28 मिलियन. बहुत ज़्यादा उनका जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा और बहुत रैपिडली इंक्रीज़ हुआ था. तो जो हार्वेस्ट है उसको भी ऑफ कोर्स इंक्रीज़ होना पड़ता, वरना खाने को कुछ मिलता ही नहीं. तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ तो हार्वेस्ट को भी इंक्रीज़ होना पड़ता. पर फ्रांस में क्या हुआ, हार्वेस्ट इंक्रीज़ ही नहीं हुआ क्योंकि वो लोग काम ही नहीं कर पाते थे थर्ड एस्टेट. हार्वेस्ट इंक्रीज़ होने की वजह हार्वेस्ट डिक्रीज़ हो गया. तो वो कैसे हुआ, कभी कभार वेदर है ना वो बहुत ख़राब हो जाता था, तो सारी की सारी पूरी की पूरी हार्वेस्ट ख़राब हो जाती थी. तो उसके वजह से उनका जो हार्वेस्ट है वो बहुत कम हो जाता था. तो अगर बैड हार्वेस्ट होता था तो उसकी वजह से स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन्स होती थी. स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन्स होती थी तो इसका मतलब राइजिंग फूड प्राइजेस. तो फूड प्राइजेस के जो भाव है वो, मतलब फूड के जो भाव है वो बढ़ते थे, तो इसका मतलब महंगाई बढ़ती थी. तो इसका मतलब जो पुअर पीपल होते हैं वो और गरीब होते जाते क्योंकि उन लोगों के पास पैसे नहीं होते ब्रेड खरीदने के लिए.
वहाँ पे ब्रेड, जैसे इंडिया में रोटी होता है ना, वैसे वहाँ पे ब्रेड था। और जो अमीर लोग होते वो लोग और अमीर होते जाते थे। तो अभी गरीब लोग तो ब्रेड खा नहीं सकते थे, उसकी वजह से फूड राइट्स हुए, और फूड राइट्स में बहुत सारे लोगों की जान गई। फिर गरीब लोग खाना नहीं खाते थे, वो लोग नहीं खा पाते थे, तो फिर उनकी जो बॉडीज़ है वो और कम होने लग गई, जिसकी वजह से उनको डिजीजेस हुए, और जिसकी वजह से उनका जो इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ, यानी कि उनके डेथ होने लग गए। तो इस साइकिल से हम लोग ये देख सकते हैं कि बस इतना पॉपुलेशन इंक्रीज करने के की वजह से जो हमारा, अगर मतलब कभी भी बैड हार्वेस्ट होता तो कितने सारे लोगों को, मतलब कि जो भी पुअर पीपल होते हैं उन लोगों को कितना कुछ झेलना पड़ता है। तो अब हम लोग और भी चीज़ें देखते हैं जिसकी वजह से बहुत बहुत डिफ़िकल्टीज हुआ फ्रांस को। सो इन्फ्लेशन गॉट इंक्रीज, यानी कि महंगाई बढ़ गई। द सैलरी ऑफ द पुअर पीपल वर फिक्स, पुअर पीपल की सैलरीज फिक्स थी, वो बढ़ी नहीं, लेकिन महंगाई बढ़ गई। सो ड्यू टू दिस द पुअर पीपल वर बीइंग मोर पुअरर, whereas the rich people were becoming more richer. पुअर पीपल और गरीब होते जा रहे थे, रिच पीपल और अमीर होते जा रहे थे। The price of the bread was immensely increasing, due to which subsistence crisis happened. तो ब्रेड का जो प्राइस है वो इतना बढ़ने लग गया, जिसकी वजह से सबसिस्टेंस क्राइसिस हुआ। तो सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब क्या होता है? When the needs of the people are not met to them due to some economic issues, so it is known as subsistence crisis. तो जब भी लोगों की जो बेसिक नीड्स होती है ना, वो भी उन्हें नहीं दी जाती है इकोनॉमिक इश्यूज के वजह से, तो सबसिस्टेंस क्राइसिस होता है। तो इसका मतलब लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ता था। तो इसके लिए ना बहुत सारे फिलोसोफर्स आए थे जो इन सब चीज़ों के अगेंस्ट थे, कि सारी पावर्स सिर्फ राजा महाराजा के पास है, वो लोग जब चाहे तो टैक्स इंक्रीज कर सकते हैं, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो 3 फिलोसोफर्स आए थे। पहला था जॉन लॉके, उसने एक बुक लिखी थी, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। He said that there should not be any monarch system. उसका ये कहना था कि मोनार्क सिस्टम नहीं होना चाहिए, राजा महाराजा वाला रूल नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी कॉन्स्टिट्यूशन। जीन जैक्विस रोस्यू, ये दूसरा फिलोसोफर है, इसने बुक लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका ये कहना था कि देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव एंड द रिप्रेजेंटर। तो एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए दोनों के बीच में। इसने जॉन लॉके की जो बात है उसको कंटिन्यू किया कि अगर वो चाहते कि कॉन्स्टिट्यूशन हो, हाँ, तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसमें रिप्रेजेंटेटिव और रिप्रेजेंटर, इन दोनों के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो, एक कॉन्ट्रैक्ट हो जिनके बीच में ये लोग कहे कि हाँ वी बोथ अग्री एंड ऐसा हो सकता है, तो वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो। थर्ड है मॉन्टेस्क्यू, तो ये भी इनकी बात को आगे ले जाके इसने एक बुक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉ। The powers should be divided equally. There should be executive, legislature and judiciary. तो जो पावर्स है वो सिर्फ एक के पास नहीं होनी चाहिए, पावर्स सबके पास होनी चाहिए, और पावर्स डिवाइडेड होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, लेजिस्लेचर होना चाहिए, और जुडिशरी होनी चाहिए। द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, तो अब रिवॉल्यूशन का जो आउटब्रेक है अब वो होता है, ये हमारा सेकेंड टॉपिक था, द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। To increase the tax, the Estate General Meeting is to be called, in which the representatives of all the 3 estates has to come, and then the tax proposed are passed and the meeting is held in Versailles Hall. तो हम लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट को टैक्स इंक्रीज करना पड़ेगा उनका पूरा डेप्ट पे करने के लिए, तो वो लोग एक एस्टेट जनरल मीटिंग बुलाते हैं, जिसमें जो भी 3 एस्टेट पड़े थे, क्लर्जी, नोबिलिटी और अदर पीपल, तो ये लोग 3 आते हैं, तो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, और फिर टैक्स प्रपोजल्स होते हैं और उनको पास किए जाते हैं, अगर अग्री हो तो पास किए जाते हैं। तो जो थर्ड एस्टेट होता है ना, उसमें से वुमेन्स नहीं आती है, उसमें से सिर्फ नॉर्मल पीपल आते हैं,
जैसे कि एक एजुकेटेड पीपल आते हैं उसमें से, और नोबिलिटी और क्लर्जी में तो वैसे भी सब एजुकेटेड ही होते हैं. लुई 16 called the meeting on 5 May 1789. लुई 16 ने 5 May 1789 को वो मीटिंग बुलाई थी. लास्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन 1614. लास्ट मीटिंग 1614 में हुई थी. वोटिंग सिस्टम. अब वहाँ का वोटिंग सिस्टम था कैसा? तो वहाँ पे ऐसा था कि वोटिंग सिस्टम एक एस्टेट तो एक वोट. तो इसमें प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी, जैसे कि अब ये टैक्स इंक्रीज करना है तो इसके अंदर क्लर्जी और नोबिलिटी ये दोनों साथ में, यानी कि 2 एस्टेट एक साथ है तो यानी कि 2 वोट हो जाएगा. तो इसमें जो थर्ड एस्टेट है उनको कुछ फ़ायदा नहीं होता था. तो थर्ड एस्टेट ने एक प्रपोजल रखा कि ऐसा वोटिंग सिस्टम रखो जिसमें 1 मेंबर इज इक्वल टू 1 वोट, कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं हर एक स्टेट के, उसमें से जो एक मेंबर होता है तो उसमें से 1 मेंबर इज इक्वल टू 1 वोट. तो जो राजा है उसने मना कर दिया. अब इसमें इस प्रपोजल रखने से थर्ड स्टेट का क्या फ़ायदा होता है तो हम वो देखें. तो जो स्टेट है ना वो होते हैं 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड. उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, तो फर्स्ट स्टेट के 3 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, सेकंड स्टेट के 300 फर्स्ट स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, सेकंड स्टेट के भी 300 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं. तो अब अगर ये लोग माने कि अगर एक मेंबर एक वोट, तो यानी कि इसमें 300 और इसमें 600. तो अगर कभी कभार होता है कि इसमें से 2-3 लोग ना भी माने इन दोनों में से, तो जो भी विनिंग पार्ट होता है वो सिर्फ 600 के पास ही होता है. तो इसमें उनका बहुत प्रॉफिट होता है. पर अब जो राजा है ना उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं करूँगा. आप लोगों का जो भी ये वोटिंग सिस्टम का जो प्रपोजल है वो डिक्लाइन किया जाता है. 20 जून को ये सारे थर्ड स्टेट वाले जो भी 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो एक इंडोर टेनिस कोर्ट में मिले. वर्साइलेस पैलेस के इंडोर टेनिस कोर्ट में ये लोग मिले, और फिर इन लोगों ने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. 20 जून को थर्ड स्टेट इंडोर टेनिस कोर्ट में मिले, सारे के सारे 600 रिप्रेजेंटेटिव वर्साइलेस पैलेस के इंडोर टेनिस कोर्ट में मिले, और वहाँ पे उन लोगों ने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया. दे हैड डिसाइड टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट ऑफ फ्रांस दैट वुड कंट्रोल द पावर्स. दिस वाज नोन एज टेनिस कोर्ट ओथ. तो उन लोगों ने ये शपथ खा ली थी, या फिर उन लोगों ने कसम खा ली थी कि हम लोग फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट बनाएंगे ताकि ये जो भी किंग की जो पावर है वो कंट्रोल में आ सके. तो इससे हम लोग टेनिस कोर्ट ओथ भी बोलते हैं. तो आप, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पूछा ही जाता है कि व्हाट इज द टेनिस कोर्ट ओथ. सो ऑन 20 जून the third estate with its 600 representatives gathered in the indoor tennis court of the Versailles Palace and declared themselves as National Assembly. They had decided to make the constitution draft of France that would control the powers. This was known as tennis court oath. तो अब आते हैं नेशनल असेंबली को. ऑफ कोर्स एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे मिराबियो और अबेसियस. पहले जो फिलोसोफर्स थे वो थे जॉन लॉके, जीन जैक्स रोसियो और मॉन्टेस्क्यू. और अब जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं नेशनल असेंबली के वो है मिराबियो और अबेसियस. तो मिराबियो, ही वॉज बोर्न इन अ नोबल फैमिली यानी कि नोबेलिटी, तो मतलब सेकेंड एस्टेट, बट डिस्कार्डेड हिज फ्यूडल प्रिविलेजेस. उसको अपने जो फ्यूडल प्रिविलेजेस है वो पसंद नहीं थे. Mirabeau brought out a journal and delivered powerful speeches to the crowd to inspire them at Versailles Palace. तो ये जो मिराबियो था ना, उसके जो स्पीचेस होते ना वो बहुत पावरफुल होते थे, जो पूरा जो क्राउड है उनको बहुत इंस्पायर करते थे. अब आता है अबेसियस. सो ही वॉज अ प्रीस्ट यानी कि फर्स्ट एस्टेट. सो ही रोट अ बुक नेम्ड व्हाट इज द थर्ड एस्टेट. उसने एक बुक लिखी थी कि
ये थर्ड एस्टेट होता क्या है, व्हाट इज द थर्ड एस्टेट, उसकी बुक का नाम था। अब सिचुएशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द फ्रांस, तो एक जगह पे जो थर्ड एस्टेट है वो लोग अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट बना रहे हैं। अब दूसरी जगह पे जो जो बाकी के जो लोग हैं उनमें क्या होता है, तो बैड हार्वेस्ट हुआ जिसकी वजह से सीवियर विंटर, यानी कि सॉरी सीवियर विंटर हुआ, उसकी वजह से बैड हार्वेस्ट हुआ। तो हम लोगों ने साइकिल पढ़ी थी कि बैड हार्वेस्ट की वजह से जो गरीब लोग होते हैं वो लोगों की जान चली जाती है। प्राइस ऑफ ब्रेड वॉज इंक्रीजिंग, ब्रेड के जो प्राइस है वो इतने बढ़ रहे थे, लोग खरीद ही नहीं पाते थे उनको। क्राउड वॉज गेटिंग एंग्री ड्यू टू स्टैंडिंग इन दी क्यू फॉर आवर्स, तो लोगों थक गए थे खड़े रह के क्यू में, मतलब बेकरी की शॉप्स में क्यू में खड़े रह के वो लोग थक गए, तो उनको इतना गुस्सा आ रहा था। तो जो भी वुमेन्स थी ना, दे अटैक्ड एट द बेकरी फॉर नॉट प्रोवाइडिंग दी ब्रेड, तो कोई बेकर्स होते हैं जो ब्रेड होते हुए भी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, दे नहीं रहे थे, तो वुमेन लोगों को गुस्सा है तो लोगों ने उन पर अटैक किया। वेरस दूसरी जगह पे किंग ने अपनी जो ट्रूप्स है उसको पेरिस भेजा, अपनी ट्रूप्स को यानी कि अपने जो भी सैनिक होते हैं उनको पेरिस भेजा। अब होता है रिवॉल्यूशन। अब पेरिस में क्या होता है, सो on 14 July 1789 the king sent his troops in Paris to destroy the harvest, पूरे हार्वेस्ट को खराब करने के लिए उसने अपने सैनिक को पेरिस भेजा था। When the farmers knew about it, they destroyed the Bastille jail. जब फार्मर्स लोगों को पता चला कि किंग ने ऐसा किया तो उन लोगों ने ये ठान ली कि ये लोग पूरा बेस्टाइल जेल डिस्ट्रॉय कर देंगे। बेस्टाइल जेल वॉज द पावर ऑफ किंग एंड वॉज हेटेड बाय द पीपल। बेस्टाइल जेल किंग की पावर थी और ये जो जो पीपल होती है, जो नॉर्मल थर्ड एस्टेट लोग होते हैं, वो हेट किया जाता है, मतलब बेस्टाइल जेल उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो जो पीपल होती है, they killed the commander of the jail and gave freedom to 7 prisoners. उन लोगों ने उस बेस्टाइल जेल का जो कमांडर है उसे मार दिया और 7 प्रिजनर्स को फ्रीडम दी। फार्मर्स ऑल्सो डिस्ट्रॉयड द हाउसेज ऑफ सेकेंड एस्टेट, सेकेंड एस्टेट यानी कि नोबिलिटी, राजा महाराजा, तो उन लोगों ने उसका जो घर है वो भी जला दिया और उसके जो भी इम्पोर्टेंट कागजात होते हैं, इम्पोर्टेंट पेपर्स होते हैं, उसे भी जला दिया। Due to this, the king accepted the National Assembly. तो इसकी वजह से किंग को डर लगने लग गया कि जो नेशनल असेंबली है ये लोग कितना कुछ कर रही है, तो ये लोग मुझे कुछ ना कर दे, यानी कि मुझे कुछ हानि ना पहुंचा दे या फिर मुझे कुछ हर्ट ना कर दे। तो इसने एक्सेप्ट किया कि हाँ तुम नेशनल असेंबली हो एंड आई एक्सेप्ट इट। तो इसकी वजह से फ्रांस मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था, इसकी हर एक बात याद रखनी बहुत इम्पोर्टेंट है। डेट्स तो स्पेशली याद रखना है इस चैप्टर के, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब 4 अगस्त 1789 में चेंजेस क्या हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना तो उसकी वजह से चेंजेस क्या क्या है। No more privileges to first and second estate. Their power got reduced. कुछ भी privileges नहीं मिलेगा फर्स्ट और सेकेंड estate को, उनकी जो powers है वो एकदम कम हो गई। Land belonged to clergy were distributed to the farmers. हम लोगों ने पढ़ा था कि 60% of the land belongs to clergy. तो उन लोगों ने वो land clergy से ले ली और farmers को distribute कर दी, जो भी farmers के पास land नहीं था उनको distribute कर दिया। Tithes has ended. हम लोगों ने पढ़ा था कि फार्मर्स को अपने हार्वेस्ट का 10% टैक्स के नाम पे देना पड़ता है चर्च को, तो उसे कहते हैं थाई, तो वो एंड हो गया, अब आपको किसी को नहीं देना है। फ्रांस पासेस द लॉ ऑफ एबॉलिशिंग फ्यूडल सिस्टम। फ्रांस ये लॉ पास करता है कि अब से फ्यूडल सिस्टम एबॉलिश यानी कि ख़त्म हो जाएगा, फ्यूडल सिस्टम को कोई फॉलो नहीं करेगा। अब न्यू वोटिंग सिस्टम आता है, कुछ नया वोटिंग सिस्टम, पहले वाला तो किसी ने नहीं माना था, न्यू वोटिंग सिस्टम। अब इसमें क्या होगा, लेजिस्लेचर द वन हु मेक्स द रूल, एग्जीक्यूटिव द वन हु मेक श्योर दैट द रूल्स आर बीइंग फॉलोड, एंड द लास्ट वन इज जुडिशरी द वन हु डिसाइड्स द पनिशमेंट। ये एडवाइस किया था मॉन्टेस्क्यू ने
की जो पावर्स है वो डिवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी डिवाइडेड है। तो इसमें क्या है होता है एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स। अब एक्टिव सिटीजन्स क्या होते हैं, ऐसे लोग जो मेल हो और उनकी जो एज है वो 25 ईयर से ज़्यादा हो, और वो लोग जो टैक्स पे करते हैं ना वो एक लेबर का 3 दिन का सैलरी होता है, तो वो उनका टैक्स होना चाहिए। जैसे कि अब अगर कोई लेबर है जिसका एक दिन का जो सैलरी होता है वो 20 रुपये है, और एक कोई ऐसा इंसान है जो मेल है 25 ईयर से ऊपर है और वो जो टैक्स पे करता है ना वो 60 रुपीज़ टैक्स पे करता है, तो जो लेबर है उसकी 20 रुपये एक दिन की सैलरी है, तो यानी कि 3 दिन का यानी कि 60 रुपीज़, और वो जो बंदा है वो भी 60 रुपीज़ पे करता है, तो यानी कि वो जो बंदा है वो एक्टिव सिटीजन है। और पैसिव सिटीजन्स क्या होते हैं, द पीपल हु आर नॉट अलाउड टू वोट आर कॉल्ड पैसिव सिटीजन्स। जो भी लोग एक्टिव सिटीजन्स नहीं होते वो पैसिव सिटीजन्स होते हैं, यानी कि वुमेन, क्योंकि जो एक्टिव सिटीजन्स है वो सिर्फ मेल होने चाहिए। तो जो एक्टिव सिटीजन्स क्या करते हैं, वो लोग ना 2 चीज़ों के लिए वोट करते हैं। एक तो वो लोग इलेक्टर्स के लिए वोट करते हैं और दूसरा वो लोग जज के लिए वोट करते हैं। फिर जो इलेक्टर्स होते हैं ना वो लोग नेशनल असेंबली के लिए वोट करते हैं। फिर नेशनल असेंबली जो होती है ना वो लेजिस्लेचर होती है, और जो हमारी एग्जीक्यूटिव होती है वो होती है किंग और मिनिस्टर, और जुडिशरी जो होती है वो जज होती है। तो जो नेशनल असेंबली होती है वो मिनिस्टर्स और किंग दोनों को कंट्रोल करती है, वेयर इज द किंग ऑल्सो हैज़ अ पावर नोन एज वीटो पावर्स। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो जो नेशनल एंड इनएलिएनेबल राइट्स, नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स, तो ये राइट्स क्या होती है, सो दीज राइट्स आर गिवन टू देम बाय बोथ एंड नो वन कैन अपोज इट। तो यहाँ पे देम वर्ड यानी कि पूरे फ्रांस के पॉपुलेशन को, तो ये जो राइट है वो पूरे फ्रांस के पॉपुलेशन को दी जाती है, और किसी के पास भी इतना पावर नहीं है कि वो उन राइट्स को अपोज कर सके। अब वो राइट्स क्या है, राइट टू लाइफ, जीने की जो राइट होती है वो, फ्रीडम टू स्पीच, आप जब चाहो तब बोल सकते हो, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, आप अपना हर चीज़ में अपना ओपिनियन दे सकते हो, इक्वालिटी बिफोर लॉ, आपको इक्वालिटी मिलेगी लॉ के बिफोर। ये था एक डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन, ये पूरा फ्रांस ने पूरा बनाया था, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो इस यहाँ तक का हम लोगों ने जो चैप्टर्स पढ़ा है ना उसके लिए आपको होमवर्क के लिए 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आपको उन 3 क्वेश्चंस का जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में लिखना है। सो नेम द फिलोसोफर हु रोट द बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसने लिखा था उस फिलोसोफर का नाम बताओ। आपके ऑप्शन है जॉन लॉके, जीन जैक्विस रोसियो, मॉन्टेस्क्यू या मिराबियो। सो आपको जो भी राइट आंसर लगता है डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सेकेंड क्वेश्चन है इन विच ईयर द लुइस 16 बिकेम द किंग। कौन से साल में लुइस 16 को राजा बनाया गया था, 1789, 1774, 1794, 1740। थर्ड क्वेश्चन इज हु डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज नेशनल असेंबली एंड वेयर। किसने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया था और कहाँ। तो फर्स्ट एस्टेट ने इंडोर टेनिस कोर्ट में, सेकंड एस्टेट ने इंडोर टेनिस कोर्ट में, या फिर थर्ड एस्टेट ने इंडोर टेनिस कोर्ट में, या फिर नन ऑफ अबव। जो भी आपको राइट आंसर लगता है डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। होप यू guys like it. Do share our video, do comment that how did you like it, and do subscribe to our channel Ask and Study. Thank you.